हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रतिष्ठा हिंदी ज्ञानधारा में। तो दोस्तों, आप सभी बताइएगा आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो देखिए दोस्तों, इस समय हमारी जो क्लास चल रही है वो है आधुनिक युग में। और आधुनिक युग की बात करें तो उसमें हम लोग भारतेंदु काल को देख रहे थे और भारतेंदु काल की 2 क्लासेस आ चुकी हैं। अगर कोई मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम जुड़ा है और उसने पहले की क्लास नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा। वहाँ पे जितने भी टॉपिक अभी तक मैंने पढ़ाए हैं सभी की प्लेलिस्ट मैंने अलग अलग बना रखी है। तो जो भी टॉपिक आपको पढ़ना होगा आप वहाँ से जाके पढ़ सकते हैं। और कुछ लोग जैसे जो वीडियोस आती है मेरी इसकी पीडीएफ भी चाहते हैं। तो देखिए, पीडीएफ के लिए 1 हफ्ते बाद से आपको टेलीग्राम पे जो है जो भी मैं टॉपिक पढ़ाऊंगी उसकी पीडीएफ वहाँ पे आपको मिल जाएगी, पर 1 हफ्ते के बाद से मिलेगी। लेकिन अगर आप लोगों में से जो भी पीडीएफ चाहता है तो वो मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपको मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाना होगा। वहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक पड़ी है, आप वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर फिर भी कोई समस्या आती है, नहीं ज्वाइन हो पाते, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं आपको पर्सनल जो है टेलीग्राम ग्रुप की लिंक शेयर कर दूँगी। तो ये चीज़ आप कर लीजिएगा और वहाँ पे आपको जो है सारी पीडीएफ वहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाएगी, लेकिन 1 हफ्ते के बाद होगी। क्योंकि मैं थोड़ा सा जो है अभी चीज़ों को नहीं कर पा रही हूँ, कुछ समस्याएँ हैं, इस वजह से मैं बार बार कह रही हूँ। बस थोड़ा सा सब्र कीजिए, उसके बाद चीज़ें जो हैं अपने अकॉर्डिंग जो है सही से चलेंगी। फिर भी मैं चाहती हूँ कि आप लोगों की क्लास मिस ना हो, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके चीज़ों को पढ़ा रही हूँ। क्योंकि पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए, समस्याएं कितनी भी आएँ पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम हमारे करीब आ रहा है। तो बस यही थोड़ी सी बात बतानी थी। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। और आज हम देखेंगे भारतेंदु युग में जो भारतेंदु युगीन कवि हैं उनके द्वारा जो महत्वपूर्ण पंक्तियाँ लिखी गई हैं, उन पंक्तियों को आज की क्लास में हम देखेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण हैं पंक्तियाँ और कोशिश यही करेंगे जो पंक्तियाँ परीक्षा में पूछी जाती हैं उनको ट्रिक से याद भी किया जाए। तो आइए बात करते हैं जो है काव्य पंक्तियों की। तो उसमें सबसे पहले जो लेखक आते हैं वो हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। भारतेंदु हरिश्चंद्र की अगर हम बात करें तो इनके द्वारा बहुत सी पंक्तियां लिखी गई हैं। पहली जो पंक्ति है भारतेंदु हरिश्चंद्र की वो है, सहसन बरसन सो सुन्यो जो सपने नहीं कान सो जय आरज शब्द। ये वाली जो पंक्ति है भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखी गई है। इनको कैसे याद रखेंगे, यहाँ पे दिखा है जय आर जय शब्द। तो हम लोग भारत में रहते हैं, ठीक है। भारत में जय बोलते हैं ना, भारत माता की जय बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, नारा लगाते हैं ना, भारत माता की जय। इस शब्द का प्रयोग किया जाता है, जय और जय। ऐसा पढ़ने में लग रहा है ना, जय और जय लिखा है, तो इसको पढ़ने में ऐसा लग रहा है कि जय और जय लिखा है। तो जय और जय शब्द का प्रयोग कहाँ पे हम लोग करते हैं, भारत में करते हैं। जय जय का नारा लगाया जाता है ना, जय और जय का। तो याद हो जाएगा कहाँ पे लगता है, भारत। भारत से हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र, आसानी से याद रख सकते हैं। दूसरी जो पंक्ति है वो है, फरक की उठी सबकी भुजा खरक की उठी तलवार क्यों आपहु ऊंचे भय आर्य मोक्ष के बार। ये वाली जो पंक्ति है ये किसके द्वारा लिखी गई है, ये भी भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखी गई है। क्या कह रहे हैं कि फरक की उठी सबकी भुजा खरक की उठी तलवार। तो तलवार कहाँ खरक उठी, भारत में उठी। तलवार जो है कहाँ पे खरक की उठी, तो भारत में तलवार खरक उठी। दूसरी लाइन है, क्यों आप ही ऊंचे भय आर्य मोक्ष के बार। तो आप याद रख सकते हैं आर्य जो है वो भारत में ही मोक्ष के बाद आते हैं, ठीक है। आर्य जो है मोक्ष के बाद कहाँ पे आए, भारत में। आर्य मोक्ष के बाद जो है कहाँ पे आए, भारत में। भारत में जो है आर्य मोक्ष के बाद आए, याद हो जाएगा। मोक्ष के बाद जो है भारत में आर्य आए, इस तरीके से याद रख सकते हैं। भारत शब्द को पकड़िएगा, आसानी से याद रहेगा कि ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखी गई पंक्ति है। दूसरी पंक्ति है, अगली देखिएगा, तीसरे नंबर की है, हाय हाय वहे भारत भो भारी सबही विदिशो भय दुखारी हाय चित्तौर नीलजतु भारी अजहु खरो भारत ही मंझारी। ये वाली जो पंक्ति है ये भी भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखी गई है। क्या है, हाय
वहे भारत भू भारी, सबही विधि सो भय दुखारी, हाय चित्तौर लज तू भारी, अजहु खरो भारत ही मंझारी। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखी गई है। अब यहाँ पे देखिए भारत भू शब्द आया है। कौन सा शब्द आया है? भारत भू शब्द आया है। वह भारत भू भारी, भारत भू यानी कि भारत देश जो है सभी देशों पर भारी रहता है। तो भारत भू भारी किस पर? भारत जो है वो सभी देशों पर भारी रहता है। तो भारत से याद हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्ति है। आगे देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पंक्ति है, कई बार परीक्षा में पूछी गई है, इंपॉर्टेंट लिख के रखिएगा इसको। निज भाषा उन्नत है सब उन्नति के मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को सूल। तो निज भाषा उन्नति है। निज भाषा हमारी जो भारत की भाषा है वो अपनी निज भाषा है, ठीक है। भारत की भाषा हमारी निज भाषा है। तो निज भाषा किसकी है? भारत की है। याद हो जाएगा, भारत से भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो निज भाषा उन्नति है सब उन्नति के मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं के सूल। ये पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। आसानी से आप इन्हें याद रख सकते हैं। इसके बाद देखिएगा, अगली जो 5वें नंबर की पंक्ति है वो क्या है? कहाँ करुणानिधि केशव सोए, जागत नाही अनेक जतन, करि भारतवासी रोए। कहाँ करुणानिधि केशव रोए, तो लिखा है ना, कहाँ करुणानिधि केशव रोए। तो केशव कहाँ रोए? भारत में रोए। कहाँ पे रोए? भारत में रोए। ऐसे याद कर लीजिए कि कहाँ करुणानिधि केशव सोए थे, सॉरी रोए नहीं, यहाँ पे सोए लिखा है। तो यहाँ पे आप याद रख सकते हैं, जैसे लिखा है ना कि कहाँ करुणानिधि केशव सोए, तो कह दीजिएगा भारत में सोए थे। जहाँ पे भारतवासी रो रहे थे दुख के मारे, वहीं पे करुणानिधि केशव जो है वो सोए थे। कहाँ पे? भारत में। भारत से भारतेंदु हरिश्चंद्र, आसानी से याद हो जाएगा। आगे देखिएगा, मेरे तो साधन एक ही हैं, जगनंद लला वृषभान दुलारी। मेरे तो साधन एक ही हैं, वो भी कौन है? जगनंद लला वृषभान दुलारी। तो नंद लला यानी कि कृष्ण जी, वृषभान दुलारी यानी कि राधा जी। तो याद हो जाएगा, मेरे तो साधन एक ही हैं। तो नंद और कृष्ण और राधा की अगर बात हो रही है तो कहाँ पे ये लोग हैं? भारत में ही हैं, भारत के मथुरा में रहते हैं, ठीक है। मथुरा वृंदावन इन्हीं का क्षेत्र है। तो आसानी से याद हो जाएगा, मेरे तो साधन एक ही हैं। कौन से हैं? वो भी जहाँ पे रहने वाले राधा और कृष्ण जी हैं, यानी कि भारत में हैं ये लोग। तो भारत ही जो है मेरा एक साधन है। तो भारत से याद हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र की ये पंक्ति है। आगे बढ़ते हैं, अगली पंक्ति है, पिय प्यारे तिहारे निहारे बिना, अखियाँ दुखियाँ नहीं मानती हैं। पिय प्यारे तिहारे निहारे बिना, अखियाँ दुखियाँ नहीं मानती है। तो कहाँ के लोगों के? भाई भारतवासी, जो भारत के लोग हैं उन लोगों की जो है आंखें वो दुख नहीं मानती है। पिय प्यारे तिहारे निहारे बिना, अखियाँ जो हैं वो दुखियाँ नहीं मानती हैं। कहाँ के लोगों की? तो भारत वालों की। तो भारत से याद हो जाएगा ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। ऐसे ही जब भी पंक्तियाँ आप पढ़ा कीजिए तो जो लेखक का नाम है उस नाम को थोड़ा सा जो है इस तरीके से कनेक्ट किया कीजिए ताकि हर लाइन में वो नाम कनेक्ट होता चले और आपको चीज़ें याद भी रहें। अगली जो पंक्ति है वो है, सिसुताई अजौना गई तंते, तौ जोबन ज्योति बहोरे लगी। सिसुताई अजौना गई तंते, तौ जोबन ज्योति बहोरे लगी। तो ये वाली जो पंक्ति है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये भी भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा कह सकते हैं। भारत जो है, भारत में सिसुताई आज भी नहीं गई है। हाँ, भारत में सिसुताई अजौना गई तन से, सिसुताई आज भी तन से नहीं गई है। कहाँ के? भारतवासियों के मन से, ठीक है। आसानी से याद हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगली जो पंक्ति है वो है, आज लौना मिले तो कहाँ हम, तो तुमरे सब भांति कहाँ वै, और प्यारे जूं है जग की यह रीति, विदा की समय सब कंठ लगावे। किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये भी भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखी गई पंक्ति है। क्या लिखा है? आज लो ना मिले तो कहाँ हम, तो तुमरे सब भांति लगावे। आज भी हम नहीं मिले तो अब कब मिलेंगे? कहते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा है ना, आजू लो ना मिले तो कहाँ हम। तो समझिएगा ऐसे कहा जा रहा है कि अगर हम आज भी नहीं मिले तो कब मिलेंगे। और नीचे वाली लाइन क्या है? विदा के समय सब कंठ लगावे। जब लड़की की विदाई होती है तो सब लोग क्या करते हैं? गले से उसको लगाते हैं ना, उसको गले से लगा के रोते हैं
या वो तो विदा होके जा रही है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ पे होती हैं? भारत में होती हैं। और सब जगह पे तो अब विदाई वगैरह होती भी नहीं है, ऐसे ही लोग शादी करके अपना कोर्ट मैरिज कर ले रहे हैं या कहीं भी शादी करके अपना चले जा रहे हैं, हंसते हुए जा रहे हैं। बट भारत में अभी भी ये चीज़ें हैं कुछ जगहों पर, कई जगहों पर तो खैर अभी ये चीज़ें आ गई हैं यहाँ पर भी, लेकिन अगर देखा जाए तो विदाई वगैरह बहुत अच्छे से होती है। लोग कंठ या गले से लगाते हैं। हाँ, तो कहाँ पे? भारत में। याद हो जाएगा आसानी से, इसको ऐसे ही कनेक्ट कीजिएगा। विदाई कहाँ पे होती है? भारत में अभी भी विदाई वाली परंपरा चलती है, तो आसानी से याद रहेगा। भारत से भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्ति है। अगली पंक्ति है, मोह जब लागे तब नहीं छूटे, जाति मान धन सब कुछ लूटे, पागल करी मोहि करे खराब, क्यों सखी सज्जन नहीं शराब। ये वाली जो पंक्ति है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये भी भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखी गई है। तो यहाँ पर लिखा है ना, जाति मान धन सब कुछ लूटे। तो आपको पता है भारत में जब अंग्रेजों का शासन था वो क्या किए थे? हमारे भारत में जितने भी रहने वाले नागरिक थे उनका जाति मान धन सब कुछ लूट ले गए थे अंग्रेज। कहाँ के? भारत वालों के। तो जाति मान धन सब कुछ लूटे थे। किसका लूटे थे? भारत वालों का लूटे थे। तो भारत से भारतेंदु हरिश्चंद्र। नीचे वाली लाइन लिखी है कि पागल करी मोहि करे खराब, क्यों सखी सज्जन नहीं शराब। तो यहाँ पे भी याद रख सकते हैं कि भारत को जो है सज्जन ने नहीं शराब ने खराब किया है। लिखा है ना, क्यों सखी सज्जन नहीं शराब। तो आप इस लाइन को पकड़िएगा कि सज्जन मतलब कि ये जो भारत देश हमारा है इसको सज्जन व्यक्तियों ने नहीं बल्कि शराबी लोगों ने इसको खराब कर रखा है। तो सज्जन ने नहीं शराब ने खराब किया, आसानी से याद हो जाएगा। ये भारत की बात हो रही है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्ति है। आगे देखिएगा 11वें नंबर की पंक्ति है उर्दू हाय हाय, कहाँ सिधारी हाय हाय। है उर्दू हाय हाय, कहाँ सिधारी हाय हाय। तो आप जानते हैं हमारे देश में जो है हर धर्म हर जाति के लोग पाए जाते हैं। तो अगर देखा जाए तो हिंदू के बाद जो है मुस्लिमों की संख्या ज़्यादा है। कहाँ पे? भारत में है। ठीक है, तो उर्दू हाय है, कहाँ सिधारी हाय है। एक तो थोड़ा सा आप इनको ध्यान भी रख सकते हैं कि ये जो पंक्ति थोड़ी सी अलग हटके है। तो है उर्दू हाय हाय, ये कहाँ पे बोला जा रहा है? भारत में बोला जा रहा है। ठीक है, ये कहाँ पे बोला जा रहा है? तो भारत में बोला जा रहा है, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा हिंदू मुस्लिम को लेकर लड़ाई चलती रहती है। हाँ, बस याद करने के लिए बताया जा रहा है। तो हिंदू वाले क्या कर रहे हैं? उर्दू की भाषा को हाय हाय कर रहे हैं। इस तरीके से याद रख सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग में बना रहेगा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। आगे देखते हैं, जो अगली पंक्ति है वो है 12वें नंबर की। सभा में दोस्तों बंदर की आमाद है, गधे और फूलों के अफसर की आमाद है। सभा में दोस्तों बंदर की आमाद है। तो सभा में दोस्तों बंदर की आमाद है, कहाँ पर? भारत में। आप जानते हैं भारत में बंदर बहुत ज़्यादा है कि नहीं? बंदरों की संख्या जो है भारत में बहुत ज़्यादा है। तो सभा में दोस्तों, और जब बंदर आते हैं ना पूरे झुंड में आते हैं। हम लोग के साइड जैसे अयोध्या तो बस्ती से बहुत पास है, ठीक है, यहाँ पे देखा जाए तो अयोध्या में बंदर बहुत है ना। तो हम लोग के साइड बंदर जो है बहुत आते हैं, जब भी आते हैं तो बहुत एकदम झुंड बना के आते हैं। तो आसानी से याद हो जाएगा ये वाली पंक्ति कि सभा में दोस्तों बंदर की आमाद है, कहाँ पर? तो भारत में। भारत से भारतेंदु हरिश्चंद्र की ये भी पंक्ति हो गई। आगे देखते हैं, जो 13वें नंबर की पंक्ति है वो है भीतर भीतर सब रस चूसे, हंस हंस के तन मन धन मूसे, जाहिन बातन में अति तेज क्यों, सखी सज्जन नहीं अंग्रेज क्यों। सखी सज्जन नहीं अंग्रेज क्यों, ये वाली जो पंक्ति है ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछी गई है। भीतर भीतर सब रस चूसे, तो जो अंग्रेज थे वो क्या कर रहे थे? वो भारतवासियों का अंदर ही अंदर उनको खोखला बना दिए थे, उनका रस चूस के उनको खोखला बना दे रहे थे। और हंस हंस के तनमन धन मुँह से, और उन पर हंस के उन पर हंसा जा रहा था। तो जब आप पर कोई हंसेगा तो आपका मन एकदम झिलझिला जाएगा, है कि नहीं? तो हंस हंस के तनमन धन मुँह से, और हंस कर उनका तन मन सब एकदम जो उसको बर्बाद करने पे तुले हुए थे। कौन? अंग्रेज लोग। आगे लिखा है जाहिर बातन में अति तेज क्यों, सखी सज्जन नहीं अंग्रेज। तो सखी वो सज्जन नहीं होते हैं जो इस तरीके से आपके साथ व्यवहार करें, तो वो सज्जन व्यक्ति नहीं होते, वो अंग्रेज हैं। वो क्या है? वो अंग्रेजों की तरह है, वो अंग्रेज हैं। तो ये बात किसके लिए कही जा रही है? भारतवासियों के लिए। मतलब आप याद रखने के लिए मैं बता रही हूँ, ऐसा कोई नहीं है कि मैं इसका अर्थ बता रही हूँ। मैं याद
करने के लिए बता रही हूँ कि देखिए भारत में अंग्रेज बहुत टाइम तक जो है अंग्रेज़ों का ही राज रहा है। यहाँ पे सभी लोग इस चीज़ से भली भांति परिचित हैं। तो जो अंग्रेज जब भारत में रहते थे, उन्होंने अपना अधिकार जमा रखा था। तो क्या होता था, ये लोग जो हम भारतवासी लोग जो रहते थे, उनका एकदम मतलब सारे काम उनसे करवाते थे, उनको एकदम मतलब अपना गुलाम बना के रखे थे। तो यहाँ पे लिखा है ना, भीतर भीतर सब रस चूसे। तो अंग्रेज क्या करते थे, भारतवासियों के भीतर भीतर उनके मतलब कह सकते हैं उनको अंदर से खोखला बना रहे थे और उन पर जो है हमेशा हंसी उड़ाते थे, उनकी हंसी उड़ाते थे, जिससे उनका तन मन धन भी सब एकदम जो है मसल उठता था। और तब कहा जाता था कि वो जो अंग्रेज है ना, वो कोई सज्जन व्यक्ति नहीं होते हैं, जो अंग्रेज हैं वो सज्जन नहीं होते हैं, वो अंग्रेज हैं, अंग्रेज ही रहेंगे। तो ये भारतवासियों पे जो अत्याचार हो रहा था, आप उससे रिलेट करके इसको याद रख सकते हैं। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखी गई पंक्ति है। अगली पंक्ति है, रसा महवे फसाहत दोस्त क्या दुश्मन भी हैं सारे, जमाने में तेरे तर्जे सुखन की यादगारी है। ये वाली जो पंक्ति है ये भी भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखी गई है। रसा महवे फसाहत दोस्त क्या दुश्मन भी हैं सारे। तो आप जानते हैं यहाँ पे दोस्त क्या दुश्मन ही सारे भरे पड़े हैं, कहाँ पे, भारत में। और आप जानते हैं रसा, यहाँ पे रसा शब्द आया है। तो आप जानते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है वो रचनाएं जो हैं रसा उपनाम से भी करते थे। जब हम लोग भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हमने देखा था इनका एक उपनाम रसा भी है। तो यहाँ से आसानी से कनेक्ट हो जाएगा कि रसा शब्द आया है, यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्ति है। भारतेंदु हरिश्चंद्र रसा उपनाम से रचनाएं भी करते थे, तो यहाँ पे रसा शब्द से भी हो जाएगा। और दूसरा है कि दोस्त क्या दुश्मन भी है सारे। तो भारत में दोस्त छोड़ो, जो दोस्त रहते हैं वो दुश्मन से भी बढ़ के रहते हैं। दुश्मन का तो चलो पता ही है दुश्मन है, लेकिन जो आपके दोस्त बने रहते हैं, मीठी मीठी बोली बोलते हैं, वो सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। उनको तो आप जानते भी नहीं। तो सभी यहाँ पे दुश्मन ही हैं। कहाँ पे, भारत। याद हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। आगे देखिएगा, अगली जो पंक्ति है वो है, श्री राधा माधव युगल चरण रस का अपने को मस्त बना, पी प्याला भर भर कर कुछ इसमय का भी देख मजा। फिर से देखिएगा, श्री राधा माधव युगल चरण रस का अपने को मस्त बना, पी प्याला भर भर कर कुछ इसमें का भी देख मजा। ये वाली जो पंक्ति है भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखी गई है। तो श्री राधा माधव युगल चरण, श्री राधा माधव की बात हो रही है, तो कहाँ पे, भारत में हो रही है। आसानी से याद हो जाएगा। आगे देखिएगा, 16वें नंबर की जो पंक्ति है वो है, रोवहु सब मिली आवहु भारत भाई, हाँ हाँ भारत दुर्दशा ना देखी जाई। भारत में भाई रोते हुए सब मिल रहे हैं। हाँ, आवहु भारत भाई, सारे भारत भाई जब आते हैं तो वो ऐसे याद करिएगा कि भारत भाई जो हैं, भारत में रहने वाले जो लोग हैं उनको भारत भाई बोला गया। तो कहते हैं कि जो है रोते हुए सब मिल रहे हैं और भारत की दुर्दशा, भारत की जो दुर्दशा है वो भारत भाइयों से नहीं देखी जा रही है, नहीं देखी जा रही है। हाँ हाँ भारत दुर्दशा ना देखी जाए। हाँ हाँ, बात सच है कि हमसे भारत की दुर्दशा नहीं देखी जा रही है। तो भारत दुर्दशा आपको आसानी से याद हो जाएगा, भारत से भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो भारतवासी जो हैं, क्या वो अपने देश की दुर्दशा देख सकते हैं? नहीं देख सकते। अगर आपके देश में कोई खतरा मंडराएगा तो क्या आप उस चीज़ को बर्दाश्त कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। तो भारत दुर्दशा ना देखी जाए, किससे? भारतवासियों से, यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की ये भी पंक्ति है। आगे देखते हैं इनकी अगली जो पंक्ति है, रहे क्यों एक म्यान असिदोई, जिन नैनन में हरिरस छायो तेह क्यों भावे कोई। ये वाली जो पंक्ति है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखी गई है। लिखा है ना, रहे क्यों एक म्यान असिदोए, जिन नैनन में हरिरस छायो तेह क्यों भावे कोई। जिन नैनों में हरि का रस छाया हुआ है उस नैन को कोई और नहीं भा सकता। मतलब इसको समझ सकते हैं कि जिसके नैन में अगर हरि बसे हुए हैं, जिस भगवान की आराधना आप करते हैं, तो उनके मन में कोई और नहीं उनको भा सकता है, उनको कोई और अच्छा नहीं लग सकता है। तो ये भारत में आपने देखा होगा कि क्या होता है, हर लोग मतलब किसी का एक रहता है कि जैसे अगर हम मानते तो कुछ लोग होते हैं शिव जी को बहुत मानते हैं, कुछ लोग होते हैं भगवान में आस्था ही नहीं रखते हैं, कुछ लोग होते हैं कृष्ण जी को बहुत ज़्यादा मानते हैं। तो जो जिसको बहुत ज़्यादा मानता है वो उसी के छाया में रहेगा, उसको कोई और भा नहीं पाएगा। हाँ,
तो याद हो जाएगा, ये भारत में जो लोग रहते हैं, भारतवासियों का मन ऐसा ही होता है, किसी पर्टिकुलर एक इंसान पे वो लोग टिके रहते हैं। तो जिस नैनन जो नैन मतलब उनके जो नैन जिस चीज़ को भा लेते हैं उसकी जगह कोई और नहीं ले सकता। इसको आप जो है इंसानों से भी रिलेट करके याद रख सकते हैं कि भारत में मतलब ये चीज़ें होती हैं, आप देख भी सकते हैं। उनके अंदर अभी इंसानियत बाकी है कि अगर एक इंसान के साथ है तो दूसरे के साथ ना ही रहें। हाँ, तो ये चीज़ आप याद रख सकते हैं। अगले देखिएगा, जो अगली पंक्ति है वो है सखा प्यारे कृष्ण के गुलाम राधा रानी के। सखा जो है, सखा प्यारे कृष्ण के और गुलाम राधा रानी के। तो कृष्ण और राधा की बात हो रही है, तो कृष्ण भी किसके गुलाम थे? राधा रानी के गुलाम थे। तो याद हो जाएगा भाई, कृष्ण और राधा की बात हो रही है तो कहाँ पे हैं इन लोग, ये लोग? तो भारत की ही, ठीक है, भारत में ही है। कृष्ण और राधा की बातें होती, इनका मंदिर कहाँ पे है? भारत में है, प्रेम मंदिर, सभी लोग जानते हैं, आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखी गई पंक्ति है। और यहाँ पर हमने जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र की जितनी भी पंक्तियाँ थी उनको कोशिश यही किया कि कुछ कनेक्ट करके इनको दिमाग में बिठा के रखें। इसके बाद अब हम बात करेंगे बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के बारे में। देखिए इनकी जो भी पंक्तियां हम पढ़ेंगे, जैसे जो परीक्षा में इंपॉर्टेंट है, पूछी गई हैं, उनको बद्री यानी कि जो मौसम जो बादल वाला घना छाया रहता है उससे कनेक्ट करने का प्रयास करेंगे। जैसे देखिए पहली पंक्ति लिखी है, निर्धन दिन दिन होत हैं भारत भो सब भांति, ताहि बचाई न को सकत निज भुज बुद्धिबल कांति। ये वाली जो पंक्ति है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के द्वारा लिखी गई है। निर्धन दिन दिन होत हैं, कहते हैं देखिए जब बदरी का मौसम छाया रहता है, हाँ, और कई दिनों तक बदरी हो रही है तो बारिश का मौसम होगा। तो आप सोचिए कि किसी गांव वाली जगह पे आप हैं और वहाँ पे लगातार जो है बदरी का मौसम छाया हुआ है, बारिश हो रही है। तो जब बारिश होती है तो क्या होता है, जो लोग छोटे छोटे काम करते हैं, किसी के घर जाके कुछ काम करते हैं, लकड़ी का जो भी काम करते हो अपना, हाँ, रोजी रोटी अपनी जो भी करते हो, तो जब वो जाते, बारिश का मौसम है तो क्या वो जा पाएंगे अपने काम पे? नहीं जा पाएंगे। तो जब दिन दिन मतलब कि कई दिनों तक वो नहीं जा पा रहे, क्यों? क्योंकि बदरी का मौसम छाया हुआ, और जब नहीं जा पाएंगे तो वो क्या हो जाएंगे? निर्धन हो जाएंगे। उनको खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा उनके पास, वो क्या हो जाएंगे? वो एकदम निर्धन हो जाएंगे। तो भारत में ये चीज़ आपको देखने को मिली होगी, जब मतलब अभी तो खैर इतनी बारिश ही नहीं हो रही है, लेकिन जब बारिश होती थी तो बहुत से लोगों के घर में जो है एक टाइम के लिए खाने को भी नहीं मिलता था, क्योंकि उनके पास कुछ रहता ही नहीं था। रोज रोज कमाते थे, रोज रोज खाते थे, लेकिन जब बारिश हो गई तो उसने सब कुछ ले डूबा। जा ही नहीं पाएंगे तो क्या होंगे? तो निर्धन होते जा रहे हैं। कब? बदरी के समय। याद हो जाएगा, बदरी दिन दिन होते हैं, निर्धन दिन दिन होते हैं। कब? जब बदरी का मौसम छाता है तब इंसान निर्धन होने लगता है दिन दिन। ठीक है, याद हो जाएगा आसानी से। आगे देखिएगा, दूसरी जो पंक्ति है वो है, अचरज होत तुमहु सम गोरे बाजत कारे, और तासो कारे करी शब्दहु पर हैं वारे। ये वाली जो पंक्ति है ये भी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के द्वारा लिखी गई है। कहते हैं अचरज हो रहा है। क्या है? अचरज होत तुमहु सम गोरे बाजत कारे। कहते अचरज हो रहा है कि जो गोरे बादल हैं वो भी काले काले हो गए हैं। जैसे अचानक कभी कभी क्या होता है कि खूब तेज धूप निकली है, अभी इसी टाइम देखिए मौसम, खूब तेज धूप निकली है और फिर थोड़े ही पल में क्या होता है, पता चला 2 मिनट में एकदम काले काले बादल छा जाते हैं। तो कहते भाई अचरज हो रहा है, हमें तो अचरज हो रहा है कि अभी जो ये गोरे गोरे बादल थे ये कारे कारे बदरी जैसे छा गए। तो मुझे अचरज हो रहा है, बदरी जैसे छा गए, यानी कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की ये पंक्ति हो गई। अगली पंक्ति है, भयो भूमि भारत में महाभयंकर भारत, भय बीरबल सकल सुभट एक ही संग गारत। ये वाली जो पंक्ति है ये भी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के द्वारा लिखी गई है। क्या है? भयो भूमि भारत में महाभयंकर भारत, भय बीरबल सकल सुभट एक ही संग गारत। ये बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के द्वारा लिखी गई है। इसको अगर हम याद करें तो कैसे याद रख सकते हैं? देखिए यहाँ पे लिखा है बदरी। जब बदरी आती है तो बदरी में भारत जो है वो कैसा बन जाता है? महाभयंकर भारत हो जाता है भाई। बदरी में जो भारत की भूमि है, बारिश होती है, बदरी है तो बारिश तो होगी। तो बारिश के समय जो भारत की भूमि है वो कैसे रूप धारण कर लेती है? महाभयंकर रूप धारण कर लेती है भारत की भूमि।
तो आसानी से याद हो जाएगा। भयो भूमि भारत में महाभयंकर भारत। भारत की जो भूमि है वो ऐसी होगी जो महाभयंकर भारत का रूप धारण कर ले रही। जैसे आज के टाइम में इधर देखा जाए तो पंजाब वगैरह में काफ़ी बाढ़ आ चुकी है, सभी को पता है, न्यूज़ वगैरह आप लोग देख रहे होंगे, तो आसानी से उससे आप याद रख सकते हैं। ये बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की पंक्ति है। आगे देखते हैं। आजुलो रही अनेक भांति धीर धारि के, पैना भाव मोहि बैठनो सो मौन मारी के। ये वाली जो पंक्ति है ये भी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के द्वारा लिखी गई है। कहते हैं देखिए, जब बदरी हुई रहती है, आज लो रही अनेक भांति धीर धारि के, और पैना भाव मोहि बैठनो सो मौन मारी के। कहते हैं जब बदरी है तो बदरी के मौसम में आप क्या करिए, धीर धैर्य जो है बनाकर रखिए। क्या कहते हैं, बदरी में धीर धैर्य जो है, धीर धैर्य बनाकर, धीर धैर्य धर कर बैठो। हाँ, थोड़ा धैर्य बनाकर बैठो, थोड़ा धैर्य बनाकर बैठो। क्यों? क्योंकि चारों तरफ का मौसम जो है वो, चारों तरफ जो मौसम है वो बरसात वाला मौसम हो रहा है, तो उसमें अच्छा है कि आप मौन ही रहिए, कुछ ना करिए, मौन ही रहकर जो है थोड़ी देर आप बैठे रहिए। बाद में फिर बारिश बंद ही होगी, आज नहीं तो कल बंद ही होगी, तो उसमें जो है चप्पड़ चप्पड़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा धैर्य बनाकर रखिए। कब? बदरी के मौसम में। क्यों? क्योंकि चारों तरफ बरसात हो रही है, तो आप थोड़ा सा मौन रहिए। लिखा है ना मौन मारे के, तो थोड़ा सा आप बैठिए, मौन बनकर रहिए, कुछ मत करिए, थोड़ी देर शांत रहिए, चीज़ें अपने आप जो है शांत हो जाएंगी। क्योंकि अगर आप उसमें कुछ भी करेंगे, पानी को रोकने का प्रयास करेंगे, तो क्या रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते हैं। जैसे कहा जाता है जब आंधी आती है तो उस समय आप थोड़ी देर के लिए शांत हो जाइए। क्योंकि अगर आंधी आ रही है और आप उसमें झाड़ू लेके अपने घर को साफ करेंगे, तो क्या आप साफ कर पाएंगे? नहीं। जितना आप साफ करने का प्रयास करेंगे उतनी ही आंधी जो है और आपके घर में आती ही जाएगी। घर आपका गंदा होना ही होना है। तो जब आंधी उड़ रही है तो आप भी थोड़ी देर के लिए शांत हो जाइए। अभी जब आंधी शांत होगी तब आप अपने घर को साफ कीजिएगा, तब अच्छे से चीज़ें साफ होंगी। तो इसी तरीके से आप इस पंक्ति को बरसात के मौसम से कनेक्ट करके, मतलब बदरी से कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे जो अगली पंक्ति है वो क्या है? बगियान बसंत बसेरो किए, बसिए तहि त्याग तपाइए ना, दिन काम कुतूहल के जो बने, तिन बीच वियोग बुलाइए ना। घन प्रेम बढ़ाए के प्रेम अहो, बिथा बारी बिथा बरसाइए ना, चित चैत की चाँदनी चाह भरी, चर्चा चलबे की चलाइए ना। इस पंक्ति को गा के भी मतलब पढ़ा जा सकता है, बहुत अच्छे से याद होगा। मैं एक बार प्रयास करती हूँ, लेकिन जिनको आता है अच्छे से गाने वो ज़रूर इन पंक्तियों को गा के अगर याद करें तो जल्दी भूलती नहीं है। सुनिएगा। बगियान बसंत बसेरो कियो, बसिए तेहि त्याग तपाइए ना, दिन काम कुतूहल के जो बने, तिन बीच वियोग बुलाइए ना। घन प्रेम बढ़ाई के प्रेम अहो, बिथा बार विथा बरसाइए ना। अचित चैत की चाँदनी चाह भरी, चर्चा चलबे की चलाइए ना। चित चैत की चाँदनी चाह भरी, चर्चा चलबे की चलाइए ना। तो इस तरीके से जो है आप इस पंक्ति को गा के भी अच्छे से याद रख सकते हैं। और ये जो है किसके द्वारा लिखी गई है? तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के द्वारा लिखी गई है। तो यहाँ पे लिखा है ना, बगियान बसंत बसेरो कियो। तो देखियो, बगिया में बसंत ने बसेरा किया कब? जब बदरी का समय आया। बदरी, हाँ, वर्षा ऋतु में जो है बगियान में जब बसंत ने बसेरा किया, तब ऋतु जो है उस समय क्या हुआ? उस समय पूरे उस समय जो है पूरे आसमान में क्या हुआ? बदरी छा गई। आसानी से याद हो जाएगा। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की ये पंक्ति है। आगे देखिएगा, अगली जो पंक्ति है वो है
धन्य भूमि भारत सब रत्नन की उपजावनी। धन्य भूमि भारत सब रत्नन की उपजावनी, ये बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के द्वारा लिखी गई पंक्ति है। धन्य भूमि भारत सब रत्नन की उपजावनी किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के द्वारा लिखी। कहते हैं जब बदरी का समय आता है, बदरी में जो भूमि होती है वो सभी धन्य हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि जब भूमि जमीन को जब बारिश मतलब पानी मिलती है, बरसात की बूंदें मिलती हैं, तो वो भूमि क्या होती है? उपजाऊ हो जाती है। वहाँ पे तरह तरह के रत्न उगने लगते हैं। तो भारत की भूमि जो होती है वो धन्य हो जाती है। कब? जब बदरी का मौसम आता है, यानी कि बारिश के समय, यानी कि बदरी से जो भारत की भूमि है वो धन्य हो जाती है। क्यों? क्योंकि वह उस समय जो है सभी रत्नों को देने के लिए उपजाऊ हो जाती हैं। आसानी से याद हो जाएगा, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के द्वारा लिखी गई पंक्ति है। आगे देखेंगे जो अगले कवि हैं वो हैं प्रताप नारायण मिश्र, और इनकी अगर हम बात करें तो इन्होंने भी बहुत सी पंक्तियां लिखी हैं जो कि परीक्षा में पूछी गई हैं। सबसे पहली पंक्ति है, चहूँ साचहूँ निज कल्याण, तो सब मिली भारत संतान, जपो निरंतर एक जबान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। तो ये सभी को याद है, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा कौन लगाता है? तो ये प्रताप नारायण मिश्र, उनकी पंक्तियों में मिलता है, आप सभी को याद है। तो आसानी से याद भी रख सकते हैं। जो प्रतापी लोग होते हैं वो क्या करते हैं? हाँ, वो जो होते हैं, वो जो प्रतापी लोग होते हैं वो हमेशा अपने निज कल्याण की बातें किया करते हैं। और हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा कौन लगाता है? जो प्रतापी लोग होते हैं। आसानी से याद हो जाएगा। दूसरी पंक्ति है, तब ही लख्यो जह रहियो एक दिन कंचन बरसत, तहम चौथाई जन रुखी रोटेहु को तरसत। तो ये वाली जो पंक्ति है ये भी प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा लिखी गई है। तो कह सकते हैं, देखिए, जब आप प्रताप करोगे, यानी कि आप जब प्रतापी रहोगे, प्रताप करोगे, तभी आपके यहाँ भी एक दिन कंचन की बरसात होगी। कैसी बरसात होगी? कंचन की बरसात होगी। कब? जब आप प्रतापी रहेंगे, आपके अंदर बहुत प्रताप भरा होगा, तभी आप जो है, आपके लिए भी एक दिन कंचन की बरसात अवश्य होगी। तो कब? जब आप प्रतापी बने रहेंगे। तो प्रताप नारायण मिश्र हो गया। आगे देखिएगा, तीसरी जो पंक्ति है वो है, पढ़ी कमाए कीन्हो कहाँ, हर एक देश कलेश, जैसे कंता घर रहें तैसे रहें विदेश। कहते हैं, देखिए, अगर आप पढ़े लिखे नहीं रहेंगे, हाँ, कहते हैं अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो आप हर देश जो है कलेश के समान ही बीतेगा। अगर आप पढ़े लिखे नहीं रहोगे तो क्या होगा? आप किसी भी देश में रहिए, वहाँ पे भी कलेश होगा। जैसे कंता घर रहे तैसे रहे विदेश। जैसे आप अपने घर में रहते हैं वैसे आप बाहर जाके भी रहेंगे, क्योंकि आपके अंदर कोई प्रताप नहीं है, कोई समझदारी नहीं है, आप पढ़े लिखे हो ही नहीं। तो कह दें तो आप इस चीज़ को ऐसे ही याद करिएगा कि अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो हर देश जो है कलेश के समान, और अगर आप प्रतापी नहीं रहोगे, प्रतापी होकर काम नहीं करोगे, तो चाहे आप अपने घर में रहिए, चाहे आप विदेश जाके रहिए, आप वैसे के वैसे ही रहेंगे, आपकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो ये भी पंक्ति प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा लिखी गई है। अगली देखिएगा, जग जाने इंग्लिश हमें, वाड़ी वस्त्र ही जोए, मिटे बदन कर श्याम रंग, जन्म सुफल तब होए। ये वाली पंक्ति भी प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा लिखी गई है। तो कह सकते हैं, जग जाने इंग्लिश हमें। जो प्रतापी लोग होते हैं वो कहते हैं जो जग है, इस जग के सभी लोग जो हैं वो ये जाने कि हम जो हैं हम इंग्लिश वाड़ी बोलते हैं, हमें मतलब अंग्रेजी की भी नॉलेज है। जो प्रतापी लोग होते हैं वो थोड़ा सा दिखाते भी हैं ना कि हमें हर भाषा का ज्ञान है। तो कहते हैं कि जग जाने, ये जो जग है, इस जग में जितने भी लोग रहते हैं वो इस चीज़ को जाने कि हमारी जो वाड़ी है वो इंग्लिश वाड़ी है। किसको? प्रतापी लोगों की वाड़ी। उन्हें इंग्लिश भी बहुत अच्छे से आता है, तो आसानी से याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगली जो पंक्ति है, नौन तेल लकड़ी घासों पर टिक्स लगे जहाँ, चना चिनौजी मोल मिले जह दिन प्रजा कहाँ। लिखा है, नौन तेल लकड़ी घासों पर टिक्स लगे जहाँ। तो आप इनको याद रख सकते हैं कि कहते हैं ना कि अगर आप प्रतापी हैं, बहादुर हैं, तो आप जो है नून तेल लकड़ी घास सबकी व्यवस्था कर सकते हैं। लिखा है ना,
यहाँ पे क्या लिखा है, नून तेल लकड़ी घासों पर टिक्स लगे जहाँ। तो अगर आप प्रतापी हैं, बहादुर हैं, तो आप जो है नून तेल लकड़ी घास इन सभी की व्यवस्था जो है कहीं पर भी रह के कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी कि अरे मैं अगर यहाँ पे चला गया यार मैं कैसे काम करूँगा, मैं तो किसी और शहर में आ गया हूँ, मुझे तो कुछ पता भी नहीं है। लेकिन जो बहुत बहादुर होते हैं वो किसी भी जगह पे रहे अपनी व्यवस्था बना लेते हैं, आसानी से याद हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो अगली पंक्ति है वो है, अभी देखिए क्या दशा देश की हो, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। प्रतापी लोग ही हैं जो देश की हर दशाओं को देखे हैं। कहते हैं ना, जो बहादुर होता है वही सारी चीज़ों को जानता है, जो दुबक कर घर में बैठा रहता है वो देश दुनिया को क्या जानेगा। तो कहते हैं अभी देखिए क्या दशा देश की हो, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। ये बोली किसकी है, प्रतापी लोगों की है। तो याद हो जाएगा, प्रताप नारायण मिश्र की पंक्ति है। आगे देखिएगा, अगली पंक्ति है, कौन कहे जो नहीं कसकत, सुन विपत्ति बाल विधवन की। कौन करे जो नहीं कसकत, सुन विपत्ति बाल विधवन की। ये भी पंक्ति जो है प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा लिखी गई है। तो यहाँ पे लिखा है ना, सुन विपत्ति बाल विधवन की। तो ये बाल विधवन की बात हो रही है। तो कहते हैं भाई अगर आप मतलब यहाँ पे आप समझ सकते हैं, बाल्यावस्था में अगर कोई विधवा हो जा रहा है, ऐसे जोड़ लीजिएगा, बाल विधवन यानी कि बाल्यावस्था में कोई अगर विधवा हो जा रहा है तो क्या होता है, कहते हैं कि आपको किसी के सामने कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप अपने को बहादुर बनाइए। अभी पूरी जिंदगी आपकी पड़ी है, हाँ, आप अभी आपके ऊपर विपत्ति तो आई है, सुनी विपत्ति बाल विधवन की, विपत्ति तो आई है कि आप बाल्यावस्था में ही विधवा हो गई हैं। तो आप ऐसा करिए, आप खुद को बहादुर बनाइए, अब खुद को बहादुर बनाइए, खुद को प्रतापी बनाइए, ताकि समाज में आप रह सके, डटकर सामना कर सके। तो प्रतापी से प्रताप नारायण मिश्र की हो गई। लास्ट पंक्ति है, विधवा विलपै नित धेनु कटे, को लागत हाय गुहार नहीं। ये वाली जो पंक्ति है प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा लिखी गई है। लिखा है, विधवा विलपै नित धेनु कटे। जो यहाँ पे जो विधवा हैं, जो विधवा लोग होती है, कहते हैं विधवा को विलाप करने से कुछ ना होगा। लिखा है ना, विधवा विलपै नित। विधवा जो विधवा हो जाती है, जैसे किसी कोई स्त्री है, उसका अगर पति जो है, उसके पति की डेथ हो गई, तो क्या होता है, बहुत दुखी हो जाती हैं, विलाप करती हैं, डेली मतलब रो रही हैं, उनकी ही याद में पड़ी हुई हैं। तो कहते हैं विधवा विलपै नित धेनु कटे। जो विधवा लोग हैं वो अगर विलाप करने लगे तो उससे कुछ नहीं होगा। हाँ, मानते हैं दुख टूटा है, लेकिन डेली विलाप करने से कुछ नहीं होगा। को लागत हाय गुहार नहीं, किसी को गुहार लगाने से भी कुछ नहीं होगा। गुहार लगाना यानी कि किसी को बुलाना, पुकारना, मेरी मदद कर दो, कोई मेरे साथ रहो। तो कहते हैं भाई आप विधवा को विलाप करने से भी कुछ ना होगा, किसी को गुहार लगाकर भी उनको कुछ ना मिलेगा। आप स्वयं प्रतापी बनिए, आप स्वयं प्रतापी बनिए, अपने लिए जो है खड़े होइए, चीज़ों को समझिए और खुद ही जो है आप बहादुर बनिए। तो अपने मतलब जो है आपको किसी के सामने गुहार लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। रोने से कुछ नहीं होने वाला, जो भी करना है आपको स्वयं करना है। जो होना था वो हो चुका। लोग बोलते हैं ना, ऐसी चीज़ें आपने देखी होगी समाज में, इसलिए मैं जो भी ट्रिक बनाती भी हूँ उसको मैं समाज से रिलेट कर देती हूँ, ताकि आप लोगों को वो दिमाग में आसानी से बनी रहे आप लोगों के। तो ये याद हो जाएगी, प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा लिखी गई पंक्ति है। आगे देखेंगे, अगले जो कवि हैं वो हैं ठाकुर जगमोहन सिंह। इनके द्वारा जो लिखी है पंक्ति वो है, अबियों उर आवन है सजनी, मिल जाऊं गरे लगिए छतियाँ, मन की करी भांति अनेकन और मिलकी जियरी रस की बतियाँ। हम हारी अरी करी उपाय, लिखी बहु नेह भरी पतियाँ, और जगमोहन मोहनी मूर्ति के बिना कैसे कटे दुख की रतियाँ। इसको भी आप गा के याद रख सकते हैं। कैसे, अब यूं आवत है सजनी, मिली जाऊं गरे लग के छतियाँ। अब यूं आवत है सजनी, मिली जाऊं गरे लग के छतियाँ। मन की करी भांति अनेकन हो, मिल की जियरी रस की बतियाँ। हम हारी अरी करे के उपाय, लिखी बहु नेह भरी पतियाँ। जगमोहन मोहनी मूर्ति के बिना कैसे कटे दुख की रतियाँ।
जग मोहन मोहनी मूर्ति के बिना कैसे कटे दुख की रतियाँ। तो ये वाली जो पंक्ति है ये ठाकुर जगमोहन सिंह के द्वारा लिखी गई हैं। देखिए कुछ कुछ पंक्तियां हैं जो हम मतलब एक दो लाइन थोड़ा बहुत आता है कि हाँ गा के उसको पढ़ सकें, बट जिसको गाने आते हैं वो सारी पंक्तियों को गा के अच्छे से याद रख सकता है। तो जिसे भी आता है वो कोशिश ये किया करे कि पंक्तियों को गा के पढ़े। बाकी मुझे जो समझ में आती है कि हाँ मैं इसको थोड़ा सा वो गा सकती हूँ, तो उस चीज़ को मैं गा के बता देती हूँ, ताकि आप इस राग में अगर पकड़ पाइए तो आप भी ऐसे ही याद कर लीजिए। वैसे ये पंक्ति किसकी है? ठाकुर जगमोहन सिंह की है। तो यहाँ पे जो है बात करें अगर, तो यहाँ पे लिखा है ना कि मिल जाऊं लगे घर के छतिया। तो कहते हैं जो ठाकुर होते हैं और हाँ सॉरी यहाँ पे लिखा है सजनी मिल जाऊं गरे लग के छलिया। और आगे कहते हैं कि मन की करी भांति अनेकन और मिल के जियरी रस की बतियाँ। तो यहाँ पे इन्हें याद कैसे रखेंगे? देखिए यहाँ पे मोहन शब्द आया है, ठीक है। तो कहते हैं यहाँ पे सजनी है कि अब यूं उर आवत है सजनी मिली जाऊं गले लग के छतिया। मतलब कि सजनी जो है वो अपने साजन का इंतज़ार करती हैं और कहती हैं जब वो आएंगे तो मैं उनसे जो है गले मिल जाऊंगी। जब भी मैं उनसे मिलूंगी तो मैं गले लगूंगी उनसे। जब कोई बहुत टाइम बाद मिलता है तो एक एक्साइटमेंट लगी रहती है ना कि उनसे मिलते हैं तो इंसान हक कर लेता है। तो अब उनके जो साजन है उनका नाम समझ लीजिए वो मोहन है, ठीक है। मोहने वाले हैं तो मोहन है, ठाकुर मोहन है, याद हो जाएगा ठाकुर जगमोहन सिंह, इन्हीं की पंक्ति है। तो सजनी जो है अपने साजन यानी कि मोहन का इंतजार करती है कि मोहन आएंगे तो मैं उनके उनसे गले लगूंगी। और जियरी लिखा है ना, मिलकी जियरी रस की बतियाँ, और उनसे मिलकर मन अपने जियरे मतलब मेरे मन में जितनी भी बातें हैं वो सारी बातें अपने साजन से करूंगी। तो साजन का नाम क्या है? मोहन, यानी कि ठाकुर मोहन ठाकुर जगमोहन, ठाकुर मोहन सिंह सॉरी मोहन ठाकुर या ठाकुर मोहन सिंह जो भी कहिए, आपको याद रखना है ये ठाकुर जगमोहन सिंह की पंक्ति है। अगली पंक्ति है पहाड़ अपार कैलाश से कोटिन ऊंची शिखा लगी अंबर छूम और निहारत दृढ़ बैठे पगिया गिरी जात उतंगता ऊपर झूम। ये वाली जो पंक्ति है ये भी किसके द्वारा लिखी गई है? ठाकुर जगमोहन सिंह के द्वारा लिखी गई है। कहते हैं निहारत हुई दीखी किसको देखन रही जगमोहन को। तो लिखा है ना निहारत दीठी भ्रमे पगिया। निहारत दीठी निहार रही है, किसको निहार रही है? तो ठाकुर जगमोहन को निहार रही है। किसको देख रही हैं, किसको निहार रही हैं? तो ठाकुर को निहार रही हैं। ठाकुर जो जग को मोहने वाले ठाकुर हैं उनको निहार रही हैं, तो ठाकुर जगमोहन सिंह। अगली पंक्ति है कुलकानि तजी गुरु लोगन में बसिकै सब बैन कुबैन सहा सब छोड़ी तुम्हें हम पायो अहो तुम छोड़ी हमें कहो पायो कहाँ। ये वाली जो पंक्ति है ये भी ठाकुर जगमोहन सिंह के द्वारा लिखी गई है। लिखा है सब छोड़ी तुम्हें हम पायो, सब छोड़ के हमने तुमको पाया। किसको? जग के मोहन को पाया। तुम छोड़ी हमें कहो पायो कहा। और तुमने हमको छोड़कर क्या पाया? तुमने हमको छोड़कर कुछ नहीं पाया। तुमने भाई अगर आप ईश्वर को ही खो देंगे तो आप क्या किसी को पा सकते हैं? नहीं। लेकिन हम जो ईश्वर जो है वो कहते हैं सब छोड़ तुम्हें हम पायो। अगर हम तुमको पा लिए हैं तो तुम्हें क्या करना चाहिए? तुम्हें संभाल के रखना चाहिए। लेकिन तुम अगर किसी ऐसे पर्सन को अगर आप खो दीजिए अपनी लाइफ में जो आपके लिए हमेशा खड़ा रहता है तो आप उसको खो देंगे। वो तो आपको नहीं छोड़ा, उसने सब कुछ छोड़ के आपको पा लिया। लेकिन अगर आप उसको छोड़ दिए तो आप दुनिया में कुछ नहीं पा सकते। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं खास, आप सभी की लाइफ में होंगे, मेरी भी लाइफ में है, आपकी भी लाइफ में होंगे। तो याद रख सकते हैं वो अगर ऐसा कोई होता है तो वो क्या होता है? वो मतलब एक तरीके से समझ लीजिए कि आपको उससे बहुत मोह होगा, ठीक है। वो जग को मोहने वाला होगा तभी वो आपके लिए स्पेशल है। तो जगमोहन याद भी रख सकते हैं, थोड़ा सा कनेक्ट कर सकते हैं, आसानी से याद हो जाएगा। ठाकुर जगमोहन की पंक्ति है। इसके बाद हम बात करेंगे विविध में कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। जैसे पहला पॉइंट है सन 1888 ईस्वी में प्रकाशित खड़ी बोली आंदोलन पुस्तक से मुजफ्फरपुर निवासी अयोध्या प्रसाद खत्री ने काव्य में खड़ी बोली का सूत्रपात किया। कहते 1888 ईस्वी में प्रकाशित खड़ी बोली आंदोलन पुस्तक से मुजफ्फरपुर निवासी अयोध्या प्रसाद खत्री ने काव्य में खड़ी बोली का सूत्रपात किया था। उस पुस्तक का नाम क्या था? खड़ी बोली आंदोलन। इसका सूत्रपात किसने किया था? अयोध्या प्रसाद खत्री ने किया था
88 ईस्वी में। आगे देखिएगा, अगला पॉइंट है अयोध्या प्रसाद खत्री की रचना है खड़ी बोली आंदोलन। ये इनकी पुस्तक है, याद रखिएगा, खड़ी बोली आंदोलन अयोध्या प्रसाद खत्री की है। कहते हैं कि खड़ी बोली आंदोलन में ब्रजभाषा और अवधी की रचनाओं को हिंदी साहित्य के अंतर्गत स्थान देने से इनकार कर दिया गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि वो जो खड़ी बोली आंदोलन पुस्तक है जो कि अयोध्या प्रसाद खत्री की रचना है, इसमें जो है ब्रजभाषा और अवधी भाषा, इन दोनों भाषाओं में जो रचनाएं की जाती हैं, इन रचनाओं को इस पुस्तक के अंतर्गत जो है स्थान देने से इनकार कर दिया गया। ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला है अयोध्या प्रसाद खत्री ने खड़ी बोली का पद्य 1889 ईस्वी शीर्षक से एक अन्य रचना में विभिन्न शैलियों में रचित उस समय की खड़ी बोली कविताओं का संकलन किया था। कहते हैं अयोध्या प्रसाद खत्री ने खड़ी बोली का पद्य 1889 ईस्वी शीर्षक से एक अन्य रचना में विभिन्न शैलियों में रचित उस समय की खड़ी बोली कविताओं का संकलन किया था। अगला पॉइंट है कि अयोध्या प्रसाद खत्री ने खड़ी बोली पद्य की 5 स्टाइलें बताई। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि किसने जो है खड़ी बोली की 5 स्टाइलें बताई थी। तो अयोध्या प्रसाद खत्री ने जो है खड़ी बोली की 5 स्टाइलें बताई थी, जिसमें पहला है मौलवी स्टाइल, मुंशी स्टाइल, पंडित स्टाइल, मास्टर स्टाइल, और 5वां है, ये 4 ही बताया है ना, मौलवी, मुंशी, पंडित, मास्टर, और 5वां है कवि स्टाइल। यहाँ पे लिख लीजिएगा आप लोग 5वां कौन सी स्टाइल है, तो 5वीं है कवि स्टाइल, याद रखिएगा। तो ये 5 स्टाइल जो है खड़ी बोली पद्य की 5 स्टाइलें किसने बताई, अयोध्या प्रसाद खत्री ने। आगे और लास्ट पॉइंट क्या है, वो है आधुनिक काल में ब्रजभाषा पद्य के लिए संस्कृत वृत्तों का व्यवहार पहल स्वर्गीय पंडित सरयू प्रसाद मिश्र ने रघुवंश महाकाव्य के अपने पद्यबद्ध भाषा अनुवाद में किया था। कहते हैं आधुनिक काल में ब्रजभाषा पद्य के लिए संस्कृत वृत्तों का व्यवहार पहल स्वर्गीय पंडित सरयू प्रसाद मिश्र ने रघुवंश महाकाव्य के अपने पद्यबद्ध भाषा अनुवाद में किया था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे जिनको हमने देख लिया, और इसी के साथ जो है भारतेंदु युग की जो हमारी क्लास थी, ये आज उसकी 3री क्लास थी, और 3री क्लास के साथ साथ हमारा भारतेंदु युग भी समाप्त होता है, और कल हम बात करेंगे द्विवेदी युग में। तो आज का सेशन अगर आप सभी को पसंद आया है तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हाँ, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जितना ज़्यादा हो सके वीडियोस को आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, थोड़ा सा सपोर्ट बनाइए। आप सबका प्यार हमारे लिए और भी हिम्मत देता है हमें, और हम आगे और भी कोशिश करेंगे कि अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आएँ, ताकि आप लोगों की जो परीक्षा है वो आप आसानी से दे सके, चीज़ों को याद कर सकें। तो ठीक है, इसी के साथ क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।